प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह आदर्श प्रश्न पत्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 अर्थात 2023 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है। साथ ही यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही आपको परीक्षा में भी काफ़ी सुविधा होगी। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष संस्कृत विषय में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 अंकों के लिए MCQ प्रश्न। MCQ प्रश्न का मॉडल प्रश्न पत्र मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यह मॉडल प्रश्न पत्र विषय निष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित 40 अंकों का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिया गया है कि सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते एव कर्तव्यानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही करना है, आपको संस्कृत में ही लिखना है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे त्रयः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। सर्वेषां प्रश्नानां संख्या 19 या 19 सन्ति। संस्कृत में यदि आप कहें तो 19, हिंदी में 19। सभी प्रश्नों की संख्या या कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 तः 7 पर्यंतम अति लघुत्तरीय प्रश्नाः सन्ति। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं। अस्य कृते द्वौ अंकौ निर्धारितौ स्तः। इसके लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। केचन पंचानां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि, जिनमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 8 तः 14 पर्यंतम लघुत्तरीयाः प्रश्नाः सन्ति। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। अस्य कृते त्रयः अंकाः निर्धारिताः सन्ति। इसके लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं। केचन पंचानां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है या लिखना है। प्रश्न संख्या 15 तः 19 पर्यंतम लघुत्तरीयाः प्रश्नाः सन्ति। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अस्य कृते 5 अंकाः निर्धारिताः। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। केचन त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि देयानि, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए खंड क निर्देश है, निम्नलिखितम गद्यांशम पद्यांशम नाट्यांशम च पठित्वा केवलम पंचानां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि। नीचे लिखे गए गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश को पढ़कर केवल 5 प्रश्नों के उत्तर ही आपको लिखना है। गद्यांश है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके
कुछ धन जमा किया था। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उस पैसे से, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। प्रवेश दिलाना अर्थात एडमिशन कराने में, नामांकन कराने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। वह पुत्र या उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स्वपिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक दिन वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परमर्थ कार्श्येन पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। किंतु गरीबी के कारण या निर्धनता से पीड़ित होने के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। ये गद्यांश था। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में, फुल सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, कीदृशः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान। कैसा व्यक्ति परिश्रम करके धन अर्जित किया। इसका उत्तर होगा निर्धनः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान। दूसरा प्रश्न, किम विहाय सह पदातिरेव प्राचलत। क्या छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ा। इसका उत्तर होगा बस यानम विहाय, बस को छोड़कर, सह पदातिरेव प्राचलत। तीसरा प्रश्न, निर्धनः जनः अत्र विशेषण पदम किम। निर्धनः जनः, इसमें या यहाँ विशेषण पद क्या है। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो निर्धनः जनः, जन कैसा है, व्यक्ति कैसा है, निर्धन, तो निर्धन हो गया विशेषण। इसलिए इसका उत्तर होगा, आप लिखिएगा, अत्र विशेषण पदम निर्धनः। अगला प्रश्न निर्देश दिया है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युदम समः बंधुः कृत्वा यम न अवशीदति। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है जिसे करके वह कभी दुखी नहीं होता। यह श्लोक का अर्थ था। अब इस पर देखिए प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अस्माकम महान रिपुः कः वर्तते। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। रिपु कहते हैं शत्रु को। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा आलस्यम। अस्माकम महान रिपुः आलस्यम वर्तते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मित्रम इति पदस्य विलोम पदम। गद्यांशे यहां लिख दिया है, पद्यांशे होना चाहिए। पद्यांशे किम प्रयुक्तम। मित्रम, इस पद का विलोम पद पद्यांश में या श्लोक में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो मित्रम का विलोम पद ऑपोजिट वर्ड होगा रिपुः। आप लिखिएगा मित्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे रिपुः इति प्रयुक्तम। विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहूंगा। यहां आप देख रहे हैं स्लाइड में उत्तर लिखा हुआ नहीं है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं प्रश्न के अंत में लिखित रूप में उत्तर भी दे रखा हूं। यहां मैं उत्तर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो आपको भरवली बता रहा हूं ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सामने में उत्तर आपको नहीं दिखे और बाद में उन उत्तरों के माध्यम से आप अपने द्वारा दिए गए जांच जो टेस्ट देंगे उसकी जांच कर सकते हैं। इसलिए इस बार मैं थोड़ा परिवर्तन किया हूं, उत्तर को बाद में दे रखा हूं।
आइए, निर्देश है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गरजते हुए, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते, ए मैं वनराज हूं, क्या डर नहीं लगता है, भय नहीं होता है। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे ही सब कोई मिलकर तंग कर रहे हो। एकह वानरः, एक बंदर कहता है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज जंगल का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तु भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और भी आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हैं। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर आप हमारी रक्षा कैसे करोगे। ये नाट्यांश था। अब देखिए प्रश्न, छठा प्रश्न निर्देश में है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरक, फुल सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। छठा प्रश्न में कह रहा है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः इति कह कथयति, क्योंकि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो, यह कौन कहता है। तो यह वाक्य कौन कहा, यह वाक्य एक बंदर बोला। इसलिए आप उत्तर लिखिएगा, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः इति एकः वानरः कथयति, या इदम वाक्यम एकः वानरः कथयति। सातवां प्रश्न, राजा तु रक्षकः अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, राजा तो रक्षक है, यहां विशेषण पद क्या है। तो विशेषण पद है रक्षकः, लिखिएगा अत्र विशेषण पदम रक्षकः अस्ति। खंड ख निर्देश दिया है, अस्मिन् खंडे केवलम पंचानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि, इस खंड में केवल 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देना है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषायाः पदानि चित्वा पूरयत, नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय मंजूषा के पदों को चुनकर आपको पूरा करना है। श्लोक लिखा है, श्लोक का अन्वय है और नीचे मंजूषा है, तो मंजूषा के शब्दों से अन्वय को पूरा करना है। पहले मैं श्लोक को पढ़ता हूं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, ये श्लोक है। अब अन्वय है, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, रिक्त स्थान है, तू फिर रिक्त स्थान है, सुखम फिर रिक्त स्थान है, और है विमृद नियात। अब इसका उत्तर देखिए, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, एक नंबर में हो जाएगा तत्कृत्वा, मंजूषा से शब्द लीजिए तत्कृत्वा, तत्कृत्वा तू 2 नंबर में हो जाएगा देहम, सुखम दिया हुआ है, और लास्ट में हो जाएगा 3 नंबर में समन्ततः विमृद नियात। आगे निर्देश है, अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थम मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा पूरयत, नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ मंजूषा से उचित पद को चुनकर पूरा करें। श्लोक है, सेवितव्यः महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यह श्लोक है कि महावृक्ष सेवितव्य है, सेवा करने योग्य है, क्योंकि यह फल और छाया से युक्त होता है। यदि भाग्यवश फल नहीं भी हो तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है। अब देखिए भावार्थ, संसारे सदैव फलेह छायया च युक्तः महान वृक्ष, संसार में हमेशा फलों से और छाया से युक्त महान वृक्ष, एक नंबर में हो जाएगा आश्रितव्यः भवति, आश्रितव्य होता है।
यदि दुर्भाग्यवशात, यदि दुर्भाग्यवश तस्मिन वृक्षे, उस वृक्ष में, 2 नंबर में हो जाएगा फलानी। यदि दुर्भाग्यवश उस वृक्ष में फलानी फल नो अपि भवेयु, नो भी हो, तथापि तम, 3 नंबर में होगा छायाम, फिर भी उसको छाया दातुम कश्चित अपि रोद्धम न शक्नोति। यदि दुर्भाग्यवश फल उसमें नहीं भी लगे तो उस वृक्ष को छाया देने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत आसान और बहुत अच्छा था। आइए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। समय लेखनम पर, घड़ी का जो समय होता है, समय यहां लिखा हुआ है कि कितना बज रहा है, इसी को संस्कृत में लिखना है। देखिए, समुचितम कालबोधकम शब्दम लिखत, उचित समय बोधक शब्द को लिखना है। जननी प्रातः 9 बजे दिया है, वादने उत्तिष्ठति, मां सुबह 9 बजे उठती है, तो 9 बजे को संस्कृत में कहते हैं नव। वादने तो लिखा हुआ है ही, आप सिर्फ लिखेंगे नव। 2 नंबर में है छात्र विद्यालयम 9:15, 9:15 वादने गच्छति, इसका लिखिएगा सपाद नव। फिर से सुन लीजिए, सपाद नव। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर, देवः सायं 5:45, 5:45 वादने भ्रमति, तो 5:45 का नियम है कि समय जिसके करीब हो वो संख्या लिखाता है। तो 5 बजने से समय 45 मिनट दूर है और 6 बजने से 15 मिनट करीब है, तो 6 का संख्या लिखाएगा और यहां हो जाएगा पादोन षड या पादोन षट, क्योंकि 6 के लिए षट भी होता है और षड भी होता है। पुनः एक बार सुन लें, पादोन षड या पादोन षट वादने भ्रमति। आइए प्रश्न संख्या 11 पर, वाच्यस्य नियमानुगुणम विकल्पम शुद्धम चिनुत, वाच्य के अनुसार आपको शुद्ध विकल्प को चुनकर लिखना है। देवः रिक्त स्थान है खादति, फलम फलेन फलस्य फलात्, यहां सही होगा पहला विकल्प क नंबर फलम, देवः फलम खादति, देव फल खाता है। दूसरा, लतया पुस्तकम पठन्ति पठ्यते पठानि पठ्यन्ते, यहां होगा पठ्यते, दूसरा विकल्प ख नंबर कर्मवाच्य में है, लता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पठ्यते दूसरा विकल्प। तीसरा, मया उच्चेह हस्यते हसति हसामि हसन्ति, यहां होगा पहला विकल्प क नंबर हस्यते, मया उच्चेह हस्यते, मेरे द्वारा जोर से हंसा जाता है। प्रश्न संख्या 12, रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम कुरुत, नीचे वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक रेखांकित पद है जो कि अशुद्ध है, रोंग है, आपको उस पद को सही करना है, शुद्ध करना है। सह पाठम पठन्ति, यहां हो जाएगा सह पाठम पठति। दूसरा है अहम विद्यालयम श्वः गच्छामि, विद्यार्थियों स्वः होता है आने वाले कल को कहते हैं, आगामी कल को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टुमारो, तो यहां गच्छामि नहीं होगा, अहम स्वः, अहम विद्यालयम स्वः गमिष्यामि, गच्छामि नहीं गमिष्यामि, मैं विद्यालय कल जाऊंगा, गमिष्यामि। उसके बाद सह बालिका अस्ति, तो बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सह नहीं होगा, वहां होगा सा। अब आइए प्रश्न संख्या 13 पर, रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व चिनुत, रेखांकित पद के समास या विग्रह को चुनना है। तो मक्षिका नाम अभाव अत्र,
इसका उत्तर होगा सही निर्मक्षिकम। दूसरा विकल्प ख नंबर विकल्प में है मक्षिका भाव निर्मक्षिकम, मक्षी भाव निर्मक्षिका, तो होगा दूसरा विकल्प ख नंबर निर्मक्षिकम। उसके बाद अयोग्य पुरुषः नास्ति। विकल्प है अयोग्य, न योग्य, आम योग्य, न योग्य। तो इसमें होगा नो योग्य, दूसरा विकल्प ख नंबर नो योग्य। उसके बाद है दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्। रेखांकित पद है दशरथस्य पुत्रः, तो इसमें होगा, पहले देखिए विकल्प को, दशरथाय पुत्रः, दशरथ पुत्रः, दशरथे पुत्रः, दशरथ पुत्राय, होगा दशरथ पुत्रः, दूसरा विकल्प ख नंबर। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखित समानार्थक पदेह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए समानार्थक पदों के साथ मेल कीजिए। समानार्थक, समान अर्थ वाले पदों के साथ या पर्यायवाची, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम। चक्षुर्भ्याम, तो चक्षुर्भ्याम का होगा नेत्राभ्याम, दाहिनी ओर तीसरा जो है ग नंबर, उससे मिलाइएगा। उसके बाद है जवेन। जवेन मतलब होता है तेजी से, तो इसका हो जाएगा जवेन का तीव्र गत्या। यहां नीचे है देखिए 4 नंबर में तीव्र गत्या। उसके बाद है इंद्रह। इंद्रह का हो जाएगा ख नंबर देवराजः। देवराज अर्थात देवताओं का राजा, तो देवराज इंद्र कहलाते हैं। उसके बाद है शीघ्रम। शीघ्रम माने होता है जल्दी, इसका होगा औचिरम, वही है सामने में औचिरम। चिरम मतलब होता है देर से, औचिरम जल्दी। बलिवर्दह, बलिवर्दह कहते हैं बैल को, तो इसका होगा क नंबर वाला वृषभः। वृषभः मतलब बैल। उसके बाद है पुत्राह। पुत्राह पुत्र को कहते हैं, इसका हो जाएगा सुताह। सुत मतलब भी होता है बेटा। अब आइए खंड गौ। अस्मिन खंडे केवलम त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि। इस खंड में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अवकाशाय प्रधानाध्यापकम प्रति लिखितमिदं पत्रम मंजूषा सहायतया पूरयत। अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास लिखे गए इस पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में खाली स्थान है, आपको पहले मंजूषा का शब्द में दिखा दूं। मंजूषा का शब्द है अनुग्रहम, सेवायाम, पीड़ितः, असमर्थः, कारणात्, परामर्शम, आज्ञाकारी, अवकाशम, निवेदनम, अहम। अब हम इस आवेदन पत्र को पढ़ते हैं और आपको उत्तर भी बताते चलते हैं। तो 1 नंबर में सबसे पहले होगा सेवायाम अर्थात सेवा में। प्रधानाध्यापक महोदय क ख ग उच्च विद्यालय रांची नगरम, ये सब आप समझ रहे हैं। विषय, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखा जाता है कि किस विषय पर आधारित है। अवकाशाय आवेदन पत्रम, अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महाशय, महाशय। सविनयम 2 नंबर में होगा निवेदनम। सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत्। 3 नंबर में होगा अहम। अहम ह्यः ज्वरेन। 4 नंबर में हो जाएगा पीड़ितः आसम। मैं कल, कल जो बीत गया यस्टरडे, ज्वर से, बुखार से पीड़ित था। अस्मात् 5 नंबर में हो जाएगा कारणात्, इस कारण से। अहम विद्यालयम आगंतुम, मैं विद्यालय आने में। 6 नंबर में हो जाएगा असमर्थः, असमर्थ, अनेबल अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित था इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं। चिकित्सकः, चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर को। मम कृते विश्रामम कर्तुम, डॉक्टर या चिकित्सक मेरे लिए या मुझे विश्राम करने के लिए
7 नंबर में हो जाएगा परामर्शम दत्तवान, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए या विश्राम करने की सलाह दी है, परामर्श दिया है। अतएव इसलिए त्रयाणाम दिवसानाम 3 दिनों का। 8 नंबर में हो जाएगा अवकाशम, 3 दिनों का अवकाश प्रदाय प्रदान कर, ममोपरि मेरे ऊपर, भवान आप। 9 नंबर में हो जाएगा अनुग्रहम, अनुग्रह कृपा को कहते हैं। 3 दिनों का अवकाश देकर मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें, कृपा करें। एतदर्थम इसलिए सदैव ऋणी भविष्यामि, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। ऋणी वैसे कर्जदार को कहते हैं। 100 धन्यवाद, धन्यवाद। भवतः अंत में हो जाएगा 10 नंबर में आज्ञाकारी छात्र महेश्वर, कक्षा 9वीं। तिथि, तो तिथि के लिए मंजूषा में डेट नहीं दिया हुआ रहता है सामान्यतया, तो आप इसको खाली नहीं छोड़ें। आप जिस दिन परीक्षा दें उस दिन की तिथि आप लिख दें। आप चाहें तो कोई भी तिथि लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि जिस दिन आप परीक्षा दें उस दिन का डेट आप लिख दें। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है चित्र वर्णनम या चित्राधारित लेखनम। देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि विरचयत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो पहले आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। देखने से लग रहा है कि यह एक नदी का चित्र है। कुछ लोग नदी में नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और 2 व्यक्ति खेल रहे हैं। तो यह है चित्र। अब देखिए मंजूषा के शब्दों को। यदि आपके मन में कुछ संदेह भी होगा कि किस चीज का चित्र है, तो मंजूषा के शब्दों से पता चल जाएगा। देखिए, पहला ही वर्ड है नदी, फिर है जनाः, तरंती, वार्तालापम, क्रीडतः, नदी तीरे, वृक्षः, व्यायामम, शीतलम, जलम, अधः नद्याम। आसान आसान शब्द है। अब आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से शुद्ध शुद्ध, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध 5 वाक्य लिखना है इस चित्र पर आधारित। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। चित्र जिस पर है, तो चित्र है नदी पर, तो इस चित्र पर आपको 5 वाक्य लिखना है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो आपको वाक्य बता दूं वही सही होगा। उसी तरह का कई और दूसरे वाक्य भी सही हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको 5 वाक्य बताता हूं। सबसे पहला वाक्य ऐसा लिखना चाहिए जिससे पता चल जाए कि यह चित्र किस चीज का है। तो पहला वाक्य, इदम एकस्याह नद्याः चित्रम अस्ति, यह एक नदी का चित्र है। एकस्याह में इसलिए दिया क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है, षष्ठी एक वचन में एकस्याह। आप चाहें तो एकस्याह, यदि आपको कठिन लग रहा है आप इसको हटा दें और आप लिखें एकम नद्याः चित्रम अस्ति। फिर से सुन लें, आप या तो लिखें कि इदम नद्याः चित्रम अस्ति या इदम एकस्याः नद्याः चित्रम अस्ति। इसके अलावे भी आप लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह इस चित्र में एक नदी है। दूसरा वाक्य, अत्र जनाः नद्याम तरन्ति, यहां लोग नदी में तैरते हैं या तैर रहे हैं। अत्र यहां, जनाः लोग, नद्याम नदी में, तरन्ति तैरते हैं या तैर रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं लोग तैर रहे हैं। तीसरा वाक्य, नदी तीरे एकः वृक्षः अस्ति, नदी के किनारे, तीर या तटे जो कहिएगा, लेकिन मंजूषा में तीरे है इसलिए मैंने तीरे लिखा। नदी तीरे एकः वृक्षः अस्ति, नदी के किनारे एक वृक्ष है। चौथा वाक्य, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, जनाः वार्तालापम कुर्वन्ति, लोग बातचीत कर रहे हैं। वृक्षस्य अधः, आप देख रहे हैं वृक्ष के नीचे कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं।
तो वृक्षस्य अधः जनाः वार्तालापम कुर्वन्ति। पांचवा एवं अंतिम वाक्य, अत्र द्वौ बालकौ क्रीडतः। यहां दो बालक या दो लड़के खेल रहे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं। द्वौ आप लिखना भी चाहें तो ठीक है, द्वौ नहीं भी लिखें तो द्वौ हटा भी देंगे। अत्र बालकौ क्रीडतः, बालकौ का अर्थ ही हो जाता है दो बालक या दो लड़के, तो आप जो लिखें, अत्र द्वौ बालकौ या अत्र बालकौ क्रीडतः। तो ये मेरी ओर से 5 वाक्य था। मैंने आपको पूर्व में भी बताया, इसके अलावा आप इससे छोटा छोटा वाक्य भी बना सकते हैं और अट्रैक्टिव वाक्य बना सकते हैं, किंतु ध्यान रहे आपके वाक्य चित्र पर आधारित और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। कह रहा है, मम विद्यालयः इति विषयम अधिकृत्य संस्कृते पंचवाक्येषु मंजूषा सहायतया अनुच्छेदम लिखत। मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय, इस विषय को आधार मानकर संस्कृत में या संस्कृत के 5 वाक्यों में मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद लिखिए। मंजूषा है आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, मॉडल स्कूल। श्रेष्ठ प्राचार्य, श्रेष्ठ प्राचार्य। शिक्षकाः, शिक्षक। विषयान, सहस्रम छात्राः, हजारों छात्र। बालक बालिका, लड़के और लड़कियां। नगरे, नगर में। पंक्तिबद्धा, जैसे प्रार्थना में लोग लाइन लगाते हैं तो पंक्तिबद्ध। प्रार्थयन्ति, प्रार्थना करते हैं। वृक्षाः, वृक्ष। क्षेत्रम, फील्ड को कहते हैं, मैदान को। उद्यानम, बगीचा या गार्डन। अब देखिए इस पर वाक्य। पहला वाक्य, मम विद्यालयः आदर्श विद्यालयः अस्ति, मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। दूसरा वाक्य, अत्र सहस्रम छात्राः पठन्ति, यहाँ 1000 छात्र पढ़ते हैं, 1000 छात्र पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य, सर्वे बालक बालिकाः पंक्तिबद्धाः भूत्वा ईश्वरं प्रार्थयन्ति, सभी लड़के और लड़कियां पंक्तिबद्ध होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जैसा मैंने चित्र वर्णन में कहा, आप चाहें तो यहां भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही लिखें, आप इसी तरह का कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। चौथा वाक्य, सर्वे शिक्षकाः स्वविषयान् पाठयन्ति, सभी शिक्षक अपना विषय पढ़ाते हैं। और अंतिम एवं 5वां वाक्य, विद्यालये एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, विद्यालय में एक सुंदर उद्यान या बगीचा या गार्डन जिसे कहते हैं भी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल अक्षर वाले पदों को आधार मानकर, स्थूल कहते हैं मोटा, जो थोड़ा ज्यादा डीप हो, डार्क हो, तो स्थूल अक्षर वाले पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात्, इसमें स्थूलाक्षर या रेखांकित पद है शिविना। तो आप जब प्रश्न बनाएंगे तो यहां आप कम कर सकते हैं या केन। वैसे भी विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, तो आप कम भी कर सकते हैं, कम विना या केन विना। और वाक्य होगा, कम विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात्, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, तो सुहृद रेखांकित या स्थूलाक्षर पद है, इसमें हो जाएगा प्राणेभ्यो अपि प्रियः किम, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद, आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्या अखंडिता, आर्यस्य रेखांकित पद है, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो प्रश्न बनाएंगे तो होगा कस्य प्रसादेन में वाणिज्या अखंडिता, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानः,
प्रतिप्रियम इच्छन्ति। प्रश्न बनाएंगे तो होगा प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रतिप्रियम इच्छन्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम वाक्य तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति। तृणानाम में रेखांकित है या स्थूल पद है, षष्ठी बहुवचन, तो यहां हो जाएगा केशाम। किम शब्द रूप षष्ठी बहुवचन, केशाम। केशाम अग्निना सह विरोधो भवति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इस आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत। यहां वाक्य दिया गया है जो कि आगे पीछे कर दिया गया है, और आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है, कहानी में घटना जैसे घटित हुई है उस तरह से सही सीक्वेंस में इसको आपको रीअरेंज करना है, पुनः व्यवस्थित करना है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। प्रश्न में जो है, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। दूसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तीसरा वाक्य है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। चौथा है व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। और अंतिम वाक्य है बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अब सही सीक्वेंस में आइए, तो सबसे पहला वाक्य इसमें होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अंतिम वाक्य सबसे पहले होगा 1 नंबर में। दूसरे नंबर में होगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। पहला वाक्य हो गया बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। दूसरे नंबर में होगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। तीसरा वाक्य होगा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, बाघ को देखकर वह अपने दोनों पुत्रों को डांटते हुए बोली अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अभी एक ही बाघ है, इसी को बांटकर खा लो। चौथा वाक्य होगा व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः, बाघ यही बाघ को मारने वाली है ऐसा जानकर भाग गया। बाघ उस औरत के बारे में यह समझकर कि यह बाघ को मारने वाली है यह सोचकर भाग गया। और अंतिम वाक्य हो जाएगा पहला वाला वाक्य, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक श्रृगाल या सियार के द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ फिर से वन में आया या वन को आया। तो ये था आदर्श प्रश्न पत्र। यह आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, और यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। विद्यार्थियों, मैंने बताया कि उत्तर मैं बाद में दिया हूं, आप देख पा रहे हैं। जिन जिन उत्तरों को मैं आपको बताया वो सारे उत्तर लिखित रूप में यहाँ मैं दे रखा हूं। आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप अभ्यास कर सकते हैं, और आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और इसका जो प्रश्न है उसको आप बनाएं, और बनाने के बाद आप इन दिए गए उत्तरों से मिलान करें। यहाँ देखिए, मैं चित्र वर्णनम का वाक्य सारा वाक्य मैं लिख दिया हूँ। विद्यालय पर था, जो जो वाक्य मैं बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी यदि करेंगे तो निस्संदेह आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, और आप अपनी परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा
इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरी ओर से, मेरे इस YouTube चैनल संस्कृत अनुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।